गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजनीतिक भूगोल के इस दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि राजनीतिक भूगोल की डेफिनेशंस किस प्रकार की हैं और कैसी हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र अर्थात स्कोप के बारे में। फ्रेंड्स, राजनीतिक भूगोल अर्थात पॉलिटिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशंस जो हैं उसी से हमको राजनीतिक भूगोल के स्कोप के बारे में अर्थात क्षेत्र के बारे में जानकारियाँ मिल जाती हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि राजनीतिक भूगोल राज्य एवं प्राकृतिक वातावरण में संबंध को व्यक्त करता है। और फ्रेंड्स, ये संबंध दो तरह का होता है। पहला आंतरिक अर्थात राज्य का आंतरिक प्रशासन, प्राकृतिक साधन, जनसंख्या आदि, तथा दूसरा है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध। फ्रेंड्स, संपूर्ण विश्व बहुत विविध भौगोलिक वातावरण से युक्त है, अर्थात संपूर्ण विश्व में भौगोलिक वातावरण का वैविध्य पाया जाता है और इसमें अनेक राज्य भी स्थित हैं। और प्रत्येक आधुनिक राज्य के 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला क्षेत्र, दूसरा मानव एवं तीसरी है राजनीतिक व्यवस्था। किसी एक तत्व के अभाव में राज्य जो है वो अस्तित्वहीन हो जाता है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, विश्व में कोई भी 2 राज्य वातावरण में समानता नहीं रखते। राज्य की शक्ति संपन्नता अर्थात पावर वहाँ के भौगोलिक वातावरण के द्वारा ही निर्धारित होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक क्षेत्र है। यद्यपि हम ये मानते हैं कि राजनीतिक भूगोल के अध्ययन की इकाई राज्य है, किंतु विश्व में अनेक राज्य हैं और प्रत्येक राज्य आइसोलेटेड अर्थात एकाकी नहीं रह सकता। अतः इसके राजनीतिक भूगोल के स्कोप अर्थात क्षेत्र में हम संपूर्ण विश्व का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोलवेत्ता एक राज्य तथा अथवा अनेक राज्यों में होने वाले विविध क्रियाकलापों का अध्ययन एवं विश्लेषण करके उसके परिणाम निकालता है। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र को बताते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहला, राज्य का भौगोलिक विस्तार एवं भौगोलिक वातावरण का अध्ययन। और इसी में हम राज्य की राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन भी करते हैं, अर्थात कोई भी राज्य है उसका भौगोलिक विस्तार और भौगोलिक वातावरण किस प्रकार का है। यदि भौगोलिक वातावरण और उसका भौगोलिक विस्तार अधिक है और वातावरण जो है वो मनुष्य के वास योग्य है, तो वो राज्य उन्नति करता है, शक्तिशाली राज्य बनता है। इसके उदाहरण हम के रूप में हम संयुक्त राज्य अमेरिका को देख सकते हैं, यूरोपीय देशों को देख सकते हैं, चाइना को देख सकते हैं, जापान को देख सकते हैं, भारत को देख सकते हैं। दूसरा प्रमुख बिंदु है प्राकृतिक संसाधन, जिनके द्वारा राज्य जनसंख्या को पोषण करता है, प्रश्रय देता है तथा अन्य कार्यों को पूर्ति करता है। फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन किसी भी राज्य की शक्तिशाली होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है, एक आधार होता है। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश जो है वो एक राज्य के रूप में शक्तिशाली राज्य बन जाता है। जैसे हमारे सामने उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। ये दोनों राज्य ऐसे राज्य हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के बल पर विश्व में अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। तीसरा प्रमुख बिंदु है राज्य की जनसंख्या का सामाजिक एवं प्रजातीय स्वरूप, जिसके द्वारा राज्य का आंतरिक प्रशासन प्रभावित होता है तथा राष्ट्रीय शक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो फ्रेंड्स, तीसरा बिंदु है उसमें जनसंख्या जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। किसी भी राज्य जो है उसके अस्तित्व के लिए और उसके शक्तिशाली बनने के लिए जनसंख्या का प्रचुर मात्रा में पाया जाना आवश्यक होता है। यद्यपि हम ये मानते हैं कि
ओवर पॉपुलेशन या जनाधिक्य जो है वो धीरे धीरे एक समस्या भी बन जाता है राज्य के हेतु, किंतु राज्य के विकास और शक्ति संपन्नता हेतु एक राज्य में जनसंख्या का पर्याप्त मात्रा में पाया जाना भी आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक भूगोल वर्तमान विश्व की राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक कारण भी स्पष्ट करता है। चाहे हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण, चाहे वो पश्चिमी एशिया का संकट हो, अफ़गानिस्तान का संकट हो, अथवा भारतीय उपमहाद्वीप में हो रही घटनाएं हों, सभी को हम भौगोलिक वातावरण की पृष्ठभूमि में ही उसका अध्ययन करते हैं। अगला बिंदु है फ्रेंड्स, राजनीतिक निर्णयों में भी भौगोलिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनका अध्ययन करना भी राजनीतिक भूगोल में की विशिष्टता है। अर्थात किसी भी राज्य द्वारा लिए गए जो राजनीतिक निर्णय हैं, उन निर्णयों में भौगोलिक उपक्रमों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके बारे में भी राजनीतिक भूगोलविद्ता अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं, उनकी व्यावहारिक भूमिका भी राजनीतिक भूगोल का विषय बिंदु है, सब्जेक्ट मैटर है। और अंतिम रूप में निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें निर्वाचन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तथ्यों के साथ साथ निर्वाचन परिणामों का क्षेत्रीय विश्लेषण एवं मानचित्रीकरण तथा व्यवहारात्मक पक्ष का भी विवेचन किया जाता है। अर्थात निर्वाचन भूगोल जो है वो भी एक महत्वपूर्ण इसका सब्जेक्ट मैटर है, स्कोप है, विषय क्षेत्र है, क्योंकि किसी भी राज्य में निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसका बारे में भी अध्ययन करना राजनीतिक भूगोलविद्ता हेतु महत्वपूर्ण है। अंत में फ्रेंड्स, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल राज्य की समस्त गतिविधियों, राज्यों के अंतर संबंध, क्षेत्रीय सहयोग एवं विश्व संगठनों का अध्ययन करता है। वर्तमान राजनीतिक भूगोल सैद्धांतिक निरूपण न होकर व्यवहारिक पक्षों यानी एप्लाइड एस्पेक्ट्स को अधिक महत्व देता है। हम राजनीतिक भूगोल में वर्तमान में सैद्धांतिक जो निरूपण है उसको तो यद्यपि हम पढ़ते ही हैं, उसको तो हम देखते ही हैं, किंतु उसके जो व्यवहारिक पक्ष हैं, जो एप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम अधिक महत्व देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। धन्यवाद।